Right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 12 of our chapter Structure of an Atom. One of the lengthiest chapter, one of the lengthiest, क्योंकि इससे बड़े भी कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, इसके बराबर भी कुछ कुछ चैप्टर्स है. So yes, but it is what it is. बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर है ये एंड हमने इसे बहुत डिटेल में भी कवर किया है. हर चीज मैंने आपको समझाई भी है. आज इसका लास्ट लेक्चर है. आई गेस एक केवल टॉपिक रह गया जो हमें समझना है, एक या दो टॉपिक रह गया जो हमें समझना है. ठीक है, इसके अलावा हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में. अब इसका डाउट सेशन होगा जो कि कल होगा ऑफ कोर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल माय बच्चा पार्टी? बता दो एक बार, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्लास 11th केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री. हाँ जी भाई बताओ. ऑल गुड, ऑल क्लियर ना? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट. सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा सेशन. आई होप कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, मतलबी बच्चे, वो सब के सब रिवीजन अच्छे से करके आए हैं और सारी चीजें क्लियर हो चुकी है उन्हें. तो आप रिवीजन करके आए होंगे ये उम्मीद करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ. लेक्चर नंबर 12, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 30 एलिमेंट्स. 30 एलिमेंट तक के 30 तक के एलिमेंट्स, 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके थे, है ना? अच्छा, तो आई गेस आपको पता है. चलो अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना. एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं. कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s1 3d5. यस और नो, यस और नो इन द चैट बॉक्स. फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी 4s2 3d4 पर होती है 4s1 3d5. सही है ना बेटा? सही है? Yes or no? Is it correct or not? This is correct or not? I'm waiting for your answers. Hi, good evening everyone. This is correct or not? Yes or no? Yes, 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 yes. बहुत सारे yes आ गए, एक दो no भी आए. सबने yes बोल दिया. ये चैट्स एकदम से रुक रुक के क्यों आ रही है भाई? Yes, 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 yes. Okay, बहुत सारे yes आ गए. पक्का? ये मेरे में ही चैट्स रुक रुक के आ रही क्या? हाँ ठीक है, बहुत सारे यस, कुछ कुछ नो. ओके, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. असलियत में मैंने तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट की चीजें. हाँ, तो बहुत सारे बच्चों ने यस लिख दिया, देखो, है ना? तो बेटा मैंने कॉपर की बात करी है. ये जो लिखा है ये क्रोमियम के लिए सही होता. तो मैंने आपको थोड़ा सा जो घुमाया है वो, मुझे पता था कि अगर मैं ये लिख दूंगी कि क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ लिख दूंगी कि क्रोमियम है, फिर यहाँ पे 4s2 3d4 है, तो तुम्हें पता है वो एक्सेप्शन है. बट बेटा थोड़ा सा दिमाग यहाँ भी लगाना है कि गिवन क्या है. ठीक है, तो कॉपर का होता है अच्छा, ओवरऑल भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? यहाँ तक को ही हम बोल रहे हैं आर्गन. मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जो हमने भेजे वो हमने नोबल गैस से शो कर दिए. उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है. पर होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और ये बन जाता है 4s1 3d5. ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की वजह से ये करेक्ट होता है. बट ये कॉपर के लिए नहीं होता है, ये क्रोमियम के लिए होता है. ठीक है, ये कॉपर के लिए ना होके क्रोमियम के लिए होता है क्योंकि क्रोमियम इज 24. कॉपर के लिए अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4s1 3d10. ये कॉपर के लिए होता है. कॉपर के लिए ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्योंकि कॉपर इज 29 एटॉमिक नंबर. ठीक है, कॉपर एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29. ठीक है, चलो, ब्लर हो रहा है क्या? इज इट सो ब्लर हो रहा है? नहीं नहीं, सब सही है. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दूं. अच्छा, आज के टॉपिक में ना, आज जो हेडिंग लगी है उसको ध्यान से पढ़ो. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पर हम आयंस की करेंगे. आयंस का मतलब क्या है? आयंस का मतलब समझो. आयंस का मतलब है या तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, है ना? मतलब आयंस का मतलब क्या समझते हो? पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? इलेक्ट्रॉन लूज करने पे सबको पता है पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है. तो अगर मैंने बोला आयंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, यस मैम. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी? अगर मुझसे ये बात सोडियम के लिए की जाती तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है मैम 11. तो यानी कि 1s2. अच्छा, किसी को अभी दिक्कत तो नहीं आ रही है? आ रही है तो लिखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f
5s। दिक्कत आ रही है तो पहले ये लिखो, फिर इसके बाद फिलिंग करो इलेक्ट्रॉन्स की। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, इस तरीके से, ठीक है। तो 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन भेजने, ठीक है, 4 हमने भेज दिए। फिर उसके बाद 2p आएगा, 2p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, 6 7 8 9 10। उसके बाद 3s में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम की बात है। पर उसने बोला सोडियम प्लस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सोडियम प्लस? मैम प्लस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये कहीं पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के आया है। जैसे NaCl में शायद गया हो, है ना, तो इसने Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया हो, ये कहीं पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के आया है, पक्का मैम, पक्का मैम, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पे दे के आया है। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन है वो तो रहा ही नहीं इसके पास, वो तो इसके पास रहा ही नहीं। वो होता, अगर वो होता तो भाई यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती। पर सोडियम प्लस मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तभी वो सोडियम प्लस बना होगा, Na प्लस बना होगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, क्योंकि सोडियम प्लस के पास केवल और केवल 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो एक और करते हैं। लेट्स से मैंने आपसे बोला, फर्स्ट क्वेश्चन ही हो गया। सेकंड, मैंने आपसे बोला कि नेक्स्ट आप करके बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3 Al+3 Al+3 क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो आप बोलोगे मैम आपने क्या बोला, Al+3। Al+3 का मतलब है मैम, एल्यूमिनियम का मतलब होता है मैम 13 इलेक्ट्रॉन, और Al+3 का मतलब है इसने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एल्यूमिनियम ने दे दिए 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो जाके मैम Al+3 बना। मतलब Al+3 के पास टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 13 थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, तो Al+3 बन गया। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, है ना, है ना, है ना, है ना, 12 13 सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा मैं आपसे बोलूं थर्ड आपसे मैं बोलूंगी, अच्छा इसमें लिख भी लेना, हमने क्या बोला, हमने बोला कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन भाई साहब किसी को दे के आए हैं, समझ रहे हो तुम, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दे के आ गए कहीं पे, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा मैग्नीशियम +2 की करते हैं, चलो मैग्नीशियम +2 Mg+2, इसकी बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम मैग्नीशियम +2 का मतलब नहीं पता है क्या आपको? हाँ मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन होता है, +2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए मैम, 10 इलेक्ट्रॉन इन भाई साहब के पास भी बचे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं मैम, है ना, यानी कि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मैम सेम ही हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना दिमाग नहीं लगाना है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आ गया मुझे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे याद आ गई, खैर आप आगे भी इस बात को सुनोगे तो मैं यही पे बता देती हूँ। बेटा ये जो Na+ है, Mg+2 है, Al+3, इनका नाम पता है क्या होता है? ये तीनों एक ही जैसे हैं, देखो तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसे आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना। इसको देख के मुझे थोड़ा याद आ गया तो लिख लो ये बात भी, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, देखो सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, तो इसे आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। चलो और एग्जांपल करते हैं, फिलहाल और एग्जांपल करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपसे बोला Cl-1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्लोरीन आयन Cl-1, तो आप बोलोगे मैम Cl-1 का मतलब है कि मैम इसने ना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैम इसके पास पता है कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 10 12, अभी 12 इलेक्ट्रॉन भेजे, उसके बाद 3p में आएगा, फिर 4s में आएगा, तो 3p6, 12 और 6 कितना होता है 18, हो गया 2 3 4 4 6 10 11 12, 12 + 6 18, है ना, 12 + 6 18, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से।
फ्लोरीन माइनस की करो, F माइनस, फ्लोरीन -1, F -1 है ना मैम। -1 का मतलब पता है क्या होता है मैम, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। तो अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेन कर लिया 10 हो गए, तो 10 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मैम हम। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6। देखो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ही आ रहा था, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ही आ रहा था। बताओ क्या हमारे बच्चों को ये क्लियर हुआ। मैम आज जल्दी छुट्टी कर देना यार, तुम लोग रोज ही यही बात बोलते हो, आज का नहीं है। तुम्हारे हिसाब से अगर मैं छुट्टी करने लगूं ना, अभी मैं फर्स्ट चैप्टर में होती समझ रहे हो तुम लोग, अभी तुम्हारी मैम फर्स्ट चैप्टर में ही होती। ऐसा कुछ है क्या कि आज चैट्स में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चे चैट्स नहीं कर पा रहे हैं। सब चैट्स सबका ऑप्शन दे रहा है ना। ऑप्शन नहीं शो हो रहा है क्या, शो हो रहा है क्या, मैं चेक कर कंफर्म कर ले रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको चैट्स दिखा नहीं रही है, मतलब दिखा मतलब ऑप्शन नहीं दे रहा चैट्स का। आ रहा है चैट्स का ऑप्शन सबको कह रहा नहीं मेरे में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो तुमने चैट कैसे करी। क्लियर है ये वाली बात। आयंस का मतलब समझ में आ गया, आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, क्लियर हुई हमारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। वेरी गुड, चलो भाई चलो चलो चलो। तो इस तरीके से होता है, अब आपको किसी भी आयन का निकालने को दे दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम +2 यूट्रियम +3 किसी का भी, तो आप समझ गए। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब बेटा उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना जितना प्लस लिखा हो, और माइनस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं उसमें माइनस कर लेना, जैसे एक आप चाहो तो कर लो। लेट्स से विनेडियम +3 की करते हैं, चलो एक लास्ट करते हैं, विनेडियम +3, वेनेडियम +3, ठीक है इसका कर लो, वेनेडियम +3 शक्ति V 23 एटॉमिक नंबर होता है, और +3 का मतलब क्या है मैम, +3 का मतलब इसने लूज कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मैम इसने लूज किए हैं, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 20 इलेक्ट्रॉन बचे केवल, होते कितने 30, बचे कितने 20 है ना, क्योंकि सॉरी होते कितने 23, सॉरी 23 शक्ति V 23 एटॉमिक नंबर, और है कितने अभी 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 20 के हिसाब से कर दो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया, 2 3 4 6 10 11 12 13 14 14 + 6 is 20, ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर किसी आयंस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसे आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो कोई भी हो सकती है बस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे होंगे, ठीक है। देखो तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑल ऑफ देम हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे आपने बोल दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे F- भी इस कैटेगरी में आया होगा है ना, F-, देखो कॉमा F-, ये भी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी में है ना, तो इस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात हमारे बच्चों को हो गई होगी क्लियर, इसको नोट करना। आगे बढ़ते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हमने क्वांटम नंबर पढ़ा है, यस मैम। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सुनना, बड़ा प्यारा सा प्रिंसिपल है, ये कहते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। आपने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर हम सभी ने पढ़े, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, प्रिंसिपल, एजीमिथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। ये बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 30 कितने भी है ना, 40 50 कितने भी, किसी भी आप एटम की बात कर लो, उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर कभी नहीं हो सकते। हो सकता है एक क्वांटम नंबर सेम आ जाए, हो सकता है 2 क्वांटम नंबर सेम आ जाए, हो सकता है 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आ जाए, पर चौथा हमेशा डिफरेंट होगा। या हो सकता है एक सेम आए, 2 अलग आए, 2 सेम आ गए, 2 सेम 2 अलग, हो सकता है एक सेम 3 अलग, कुछ भी हो सकता है, पर चारों सेम कभी पॉसिबल नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। वापस से सुनो क्या है डेफिनेशन सुनो, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन को उठाओ,
उन दो इलेक्ट्रॉन में कभी भी सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर निकल के आ ही नहीं सकता. इट इज इम्पॉसिबल, डिसपॉसिबल है ये वाली बात, ठीक है. इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है. चारों सेम नहीं हो सकते, दो सेम हो सकते हैं, तीन सेम हो सकते हैं, पर चारों सेम कभी नहीं हो सकते. इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, ठीक है. It states that no two electrons in an atom can have identical set of 4 quantum numbers. सेम बात मैंने आपको बताई, ये डेफिनेशन है, इसको नोट करिएगा. आगे बढ़ते हैं. Only two electrons may exist the same orbital and these electrons must have opposite spin. इसको हम एग्जांपल से ही समझेंगे, यहां रीड नहीं करना है. The maximum number of electrons in S is 2. सबको पता है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P में 6 जा सकते हैं, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं. अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग से ये वाली बात उड़ गई होगी, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं, है ना. आपने डेफिनेशन लिख ली, लिख लो पहले डेफिनेशन लिखो. It states that no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. पहले फटाफट से सारे बच्चे इसको नोट कर लें, बहुत फटाफट से सारे बच्चे इसको नोट कर लें. फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कर लिया नोट? सभी ने नोट कर लिया? चलो वेरी गुड. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एग्जांपल लेते हैं. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मैंने आपको बोला ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में किसी भी, ऑक्सीजन एक एटम है, यस मैम, इसमें किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को उठाना और देखना क्या उसके चारों क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं. चलो चेक करते हैं. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. Z इक्वल्स टू 8 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? क्या होती है? 1s2 2s2 2p4, है ना. 4 5 6 7 8. यस मैम. अच्छा, तो 1s2 कैसे बनेगा? ये हो गया 1s2 2s2, ठीक है. फिर 2p आएगा, है ना. 1s2 में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ना. 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है. 2p में 4, 1 2 3 और फिर 4. ये वाला तरीका याद रखना है ना, हंट्स रूल के हिसाब से. पहले हाफ फिल्ड होगा सेम स्पिन में, फिर उसके बाद ऑपोजिट स्पिन में पेयरिंग होगी, ठीक है. चलो, इसको हमने बोला ये 1s, यहां पे लिख दूं, ऊपर लिख देती हूँ. चलो, 1s 2s 2px, है ना, 2py 2pz. ये भी लिख सकते हो, px py pz, है ना. चलो, अब देखते हैं. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो. मैंने ले लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठाओ. सारे सेट, सबको क्वांटम नंबर याद है. क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू. दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट करो, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है. नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी आएगी दोनों के लिए? n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर. शेल मैम ये तो हम देख के ही बता देंगे दोनों के लिए. 2s की आप बात कर रहे हो, 2s की बात कर रहे हो, मतलब n की वैल्यू 2. दोनों में n की वैल्यू देखो 2 है. n की वैल्यू निकालना सिखाया है. अगर 3s लिखा है तो 3 हो गया, 4d लिखा है तो 4 हो गया. ये जो आगे वैल्यू लगी होती है n की वैल्यू होती है ना, नंबर ऑफ शेल. l की वैल्यू एक सेकंड मैम, spdf. l मतलब सबशेल, और s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3. किसमें गया 2s? s मतलब 0. क्यों? क्योंकि s है. मैं लिख भी दे रही हूं, क्योंकि s में गया है तो 0, आपको सिर्फ 0 लिखना है. मैं आपको ऐसे बताने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है. चलो, m की वैल्यू देखो, m मैम 0 ही तो हुआ. m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s के लिए जब l की वैल्यू 0 होती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, याद है. तो 0 s की वैल्यू तीनों सेम आ गए. देखो तीनों, एक क्वांटम नंबर सेम है, दूसरा क्वांटम नंबर सेम है, तीसरा क्वांटम नंबर सेम है, तो चौथा जरूर डिफरेंट होगा. और बिल्कुल है यहाँ पे देखो. इसके लिए आप क्या लिखोगे? क्योंकि ये लेट्स से क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, तो इसके लिए माइनस हाफ हो गया. देखो दोनों अलग अलग स्पिन में है, स्पिन दोनों की चेंज है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है. तो एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ. अगर हम इसको प्लस हाफ बोलते तो इसको माइनस हाफ बोल देते, है ना. मतलब एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ. आ गया आंसर. चलो एक और निकालते हैं. देखो 3 क्वांटम नंबर सेम है पर चौथा कभी सेम नहीं आएगा. एक सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, तो चौथा सेम नहीं होगा. चारों सेम हो जाए ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. और कोई एग्जांपल लो, इसी में कोई और इलेक्ट्रॉन्स उठा लें क्या? तुम ऐसे तो नहीं सोच रहे हो अच्छा कोई और इलेक्ट्रॉन उठाओ सेम स्पिन का. चलो करते हैं. सेम एग्जांपल उठाती हूं मैं, ठीक है, इसी को सेम एग्जांपल. तो 1s 2s 2p, ठीक
ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कोई सेम स्पिन का उठा लो, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार आंसर सेम आएगा, चलो करते हैं, कोई भी सेम स्पिन उठा लो, चलो इन दोनों को उठाते हैं, इन दोनों को, ठीक है, ऐसा करते हैं, कैसे लिखूं मैं इसको, इसको उठा लूं यहाँ पे ऐसे और ये वाला ऐसे, ठीक है, इन दोनों को उठाते हैं, चलो n की वैल्यू देखो, l की वैल्यू देखो, m की वैल्यू देखो, s की वैल्यू देखो, ठीक है, चलो एक एक करके सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। n बताओ कितना आएगा, ये 1s है मैम, ये 2s है, ये 2p है, 2p 2p, बस ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है, पर है तो 2p ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कहां पे आया, n की वैल्यू क्या है 2, ये पूरी की पूरी 2p है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू इसको देख के निकाल रहे हैं 2। l की वैल्यू बताओ मैम, l निकलता है s के लिए 0, p के लिए 1 1 1 1, p के लिए l की वैल्यू 1, तो हो गया 1। अब तुम m की वैल्यू बताओ, किसी को याद है m की वैल्यू कैसे निकालते थे, m होता क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस l से प्लस l, अगर याद हो तो, है ना, है ना, है ना, l की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू n, याद है किसी को, ये याद है, 0 नहीं होता था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, n नहीं होता था, मतलब ये तो यही होता था, और अगर हम l की वैल्यू की बात करते थे तो -0 से वो स्टार्ट करता था, है ना, और n-1 तक हमारा जाता था, ठीक है, मतलब अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 है, l की वैल्यू, तो ये हो जाता था 0, अगर 1 है तो क्या होता था, याद है 1 है तो क्या होता था, -1 से +1, यानी कि -1 0 +1, अगर किसी को याद हो तो, ये -1 0 +1, देखो अगर ये वाला 0 है तो ये वाला +1 है और ये वाला -1 है, मतलब m की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, और s दोनों के लिए ही +½ है, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में। किसी किसी ये समझ में आया, किसी किसी ये समझ में आया, किसी किसी क्लियर हुआ, क्लियर हुआ हमारे बच्चों को, क्लियर हुआ, यस और नो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला मैम ने क्या पढ़ाया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला, बोला मैम नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर या 4 सेम सेट of quantum numbers. No two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. Cannot have same set of 4 quantum numbers. कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा लो, किसी भी दुनिया के एग्जाम्पल को उठा लो, मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल उठाया, सोडियम उठा लो, क्लोरीन उठा लो, कुछ भी, किसी के भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाओ, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि चारों क्वांटम नंबर एक जैसे आ जाए, कि ये भी मैच कर रहा है, देखो इसमें ये मैच कर रहा था, ये मैच कर रहा था, ये मैच कर रहा था, पर फिर ये अलग था, डिफरेंट था, है ना। m कैसे आया मैम, m कैसे आया, m निकालना सिखाया था, देखो px जो होता है वो -1 होता है, py जो होता है वो 0 होता है, pz जो होता है वो +1 होता है, -l से +l। मैंने बार बार बोला था क्वांटम नंबर अच्छे से याद रखना, बार बार आपको काम आएगा ये, है ना। जैसे अगर d ऑर्बिटल की बात करूं, d ऑर्बिटल याद है, d ऑर्बिटल, इसके लिए क्या होता था, -2 -1 0 +1 +2, इसको बोलते हो dxy dyz dzx dx स्क्वायर -y स्क्वायर dz स्क्वायर। पर इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये याद रखना है -l से +l, क्योंकि बेटा d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो m की वैल्यू हो जाएगी -2 से +2, तो क्या क्या आता है, -2 -1 0 +1 +2, तो m की वैल्यू यहां से निकलती है कि कहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर देखो ओवरऑल पूछता तो आखिरी इलेक्ट्रॉन देखते, अभी तो आपको उसने बोल दिया इस इलेक्ट्रॉन, उसने बोला इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए m बताओ, तो हमें पता है एक m -1 है, फिर 0 है, फिर +1 है, तो जो भी उसकी वैल्यू है वही हमने रख दी। आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार 1000 बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ, बहुत
कनेक्शन है सारे चैप्टर्स में। चैप्टर्स में होता, मैं आपको बताती हूँ 11th 12th मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि चैप्टर्स बड़े होते हैं तो बहुत खिंचते हैं। जैसे लेट्स से ये 11वां लेक्चर है, 12वां लेक्चर है, 12th लेक्चर में और शायद 8th लेक्चर मैंने आपको कोई बात बताई होगी वो यहाँ पे लग रही होगी। अब इतने ही दिनों के गैप में इंसान भूल जाता है कि मैम ने क्या बात बताई, है ना। हो सकता है 2 हफ्ते पहले वो चैप्टर में चल रहा होगा, इस चैप्टर में वो चीज, तो इस वजह से। और यही एक रीजन है मैम आपको सिर्फ एक होमवर्क देके जाती है, रिविजन। अगर आप सिर्फ प्रीवियस क्लास भी हर रोज रिवाइज करोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। ये बहुत सिंपल था कि -l से +l तक वैल्यू जाती है, तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ना। चलो भाई, क्लियर आ गया मेरे पास, आई होप। एस कैसे निकालते हैं मैम, एस क्या है, एस, अच्छा देखो एस कुछ नहीं बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर तो कुछ होता ही नहीं है। जो एस की वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर, ये दो ही तरीके से होती है। देखो इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, बस यही तो है ना। तो इसको आप +½ बोलते हो, इसको आप -½ बोलते हो, बस। या इसको -½ उसको +½ बोल दो, एस कुछ नहीं निकालना होता। दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी एक डायरेक्शन को हम +½ बोलते हैं, दूसरे को हम -½ बोलते हैं, दैट्स इट, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो उसको आपको कुछ नहीं निकालना होता, हाफ होता है, या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। तो अगर हमने बोल दिया ऐसे कि अगर ऐसे है तो +½ और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो -½ ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो दोनों ही क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में थे तो दोनों +½ हो गए, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। यहाँ पे दोनों ही नीचे, दोनों ही ऐसे डायरेक्शन में होते तो दोनों -½ हो जाते, ठीक है। तो ये एस निकालने का तरीका होता है। चलो चलो, ऑलराइट, आई होप ये वाली बात हमारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये क्या है भाई, एक्स्ट्रा स्लाइड, इसको डिलीट करते हैं। चलो भाई, ठीक है। अब आते हैं हम आज के टॉपिक में, एक और टॉपिक है ना, आज का एक और टॉपिक है ऑर्बिटल्स। बहुत ध्यान सुनना, प्यारा कॉन्सेप्ट है। शेप ऑफ ऑर्बिटल जानोगे आप, ठीक है। अच्छा वैसे तो शेप आपको पता है ना, एस का क्या शेप है, पी का क्या शेप है, डी का क्या शेप है, एफ का क्या शेप है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हो। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है उसे आप क्या बोलते हो, बताओ जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि यहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है भाई, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है। तुम्हारा घर, उसका घर, मैम उसके घर में सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ऑर्बिटल। वेरी गुड वेरी गुड। तो जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको नाम दे दिया हमने ऑर्बिटल। तो हे क्यूडी, तो क्या हुआ तो क्या हुआ, इससे क्या लेना देना मैम, लेना देना है। हमने बोला इलेक्ट्रॉन को कहां पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये तो बता दिया। कहां पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हो नोड्स, नोड, NODE, नोड। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है उसे आप बोलते हो ऑर्बिटल। और जहां सबसे कम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन होगा 0 के बराबर, मतलब यहां तो कंफर्म नहीं होगा, दैट इज नोड, नोड, ठीक है। चलो, ऑर्बिटल तो एक ऐसा रीजन हो गया न्यूक्लियस के पास जहां पे प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के पाने की वो मैक्सिमम है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा चुकी है मैम। रिप्रेजेंट टोटल वॉल्यूम वेयर द इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम, ये एक वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा समय बिता रहा है, ठीक है मैम, कोई बड़ी बात नहीं, अगेन एक ही बात है दोनों। Orbital is a region or space around the nucleus within which probability of finding the electron is maximum 90% at the point of, क्या बात है, ये सब तो पता चल गया हमें भाई। ये अगर न्यूक्लियस है हमारा, है ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसके आसपास कहीं होगी, किसके आसपास, जो इसके आसपास ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी, एस की ऑर्बिटल्स, पी की ऑर्बिटल्स, डी की ऑर्बिटल, जो भी है भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक शेल के अंदर कहीं ना कहीं कोई सबशेल बैठी है, उस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है। एक एटम ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी तो हो सकता है, देखो एक एटम, ये न्यूक्लियस है ना। तो मैंने बोला ये अगर 3D स्ट्रक्चर है, ये एक शेल है, इस शेल के अंदर कहीं ना कहीं कोई सबशेल है, सबशेल के अंदर कोई ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। इसे आप बोलते हो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मैं नहीं बताने जा रही क्योंकि सबको पता है क्या मतलब होता है ऑर्बिटल का, ठीक है।
शेप ऑफ ऑर्बिटल में एक टर्म आता है नोड. व्हाट इज नोड? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, ना के बराबर है, उसे आप बोलते हो नोड. ठीक है, चलो. अच्छा, सबको ऑर्बिटल का शेप पता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल सबको पता होगा. कौन सा शेप मैम? कौन से शेप की आप बात कर रहे हो? ये शेप कौन सा शेप? जैसे जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है. स्फेरिकल. पी का शेप जल्दी से बता दो. पी का शेप क्या होता है? पी का शेप क्या होता है? पी कुछ इस तरीके से दिखता है. ऐसे दिख सकता है ना? ऐसे दिख सकता है ना? ऐसे दिख सकता है. पी क्या होता है? डंबल शेप. जैसे हम डंबल उठाते हैं ना, डंबल 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 शेप होता है. डी क्या होता है? डबल डंबल. डी जो होता है वो डबल डंबल होता है. ठीक है. और एफ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब डबल डंबल में और फोल्डिंग हो जाए इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा, है ना? तो हम एफ को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप. हम इसको शो नहीं करते, हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप. ठीक है, तो ये इनकी शेप होती है. ठीक है, तो ये तो हमें पता है मैम. तो जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है उसमें स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है. इट्स नोड्स आर नोन एज एंगुलर नोड. ठीक है, अब इसको भी मैं समझा देती हूँ, फिर यहाँ पे आएंगे. बेटा दो टाइप की नोड्स होती है. पहले नोड का मतलब जानो. नोड क्या है? नोड एक ऐसी जगह है, प्लेस, है ना, एक ऐसी जगह वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम. मिनिमम मतलब जीरो, ऑलमोस्ट जीरो. मतलब यहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, और कहीं भी हो सकता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. एक ऐसी जगह एक एटम में जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, उसे आप बोलते हो नोड. नोड दो टाइप के होते हैं. नोड दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल या इसी को बोलते हो रेडियल नोड. एक होता है हमारे पास एंगुलर नोड. एक होता है स्फेरिकल नोड, एक होता है एंगुलर नोड. स्फेरिकल और रेडियल नोड जिसको आप बोलते हो, ये एस ऑर्बिटल के लिए हम निकालते हैं. एस, एस स्फेरिकल होता है, याद है ना? एस देखो स्फेरिकल होता है, एस स्फेरिकल होता है, तो आप उसके लिए निकालते हो. एंगुलर नोड आप निकालते हो पी और डी सबशेल के लिए. पी और डी सबशेल के लिए, या ऑर्बिटल कुछ भी लिख लो, सबशेल लिख लो, है ना? सबशेल. ठीक है, तो बस दो तरीके के नोड है. नोड का मतलब मैम वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, जीरो है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा होगा मैम, उसे आप बोलते हो नोड. नोड दो तरीके के हुए. एक स्फेरिकल जिसे आप रेडियल नोड के नाम से भी जानते हो, एक होता है एंगुलर नोड. स्फेरिकल और रेडियल नोड नाम से याद रखो, स्फेरिकल सिर्फ एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल के लिए. वहीं जब हम बात करते हैं एंगुलर नोड, तो वो पी ऑर्बिटल और डी में लगती है, पी और डी के लिए लगती है. ठीक है, अच्छा एस के लिए हमें यहाँ पे बात नहीं करनी होती. ठीक है, अभी हम इन दोनों के डिफरेंस भी जानेंगे. चलो, स्फेरिकल इन शेप. भैया एस शेप का स्फेरिकल शेप है, कोई नई बात बताइए क्या? सबको पता है मैम, पूरी दुनिया को पता है ये बात. तो इट्स नोड्स आर नोन एज रेडियल नोड. इसके नोड को रेडियल या स्फेरिकल नोड कहा जाता है. हाँ मैम पता है हमें. Xi square gives the electron probability density of the electron. कोई बड़ी बात नहीं है मैम, आप ये बात भी बता चुके थे. किसी को याद है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम Xi square निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताती है. लिखवा चुकी हूं मैं आपको, प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताती है. ठीक है, यस मैम. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस. इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ. अब जैसे आपने नोड पढ़ा, ठीक है मैम पढ़ा, कुछ तो मैम गड़बड़ है, कुछ तो दिमाग से उड़ रहा है. नहीं उड़ेगा, सुनो. मैं एक काम करती हूँ, 1s बनाती हूँ. 1s, 1s मतलब 1 मतलब पहली शेल, एस मतलब जीरो सबशेल. 1s. ठीक है, तो 1s कुछ इस तरीके से दिखेगी, एक शेल. 1s मतलब एक शेल. अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड एक शेल बनी है. ये एक न्यूक्लियस है, एक शेल, इसको हमने बोल दिया 1s. इसको हमने बोल दिया 1s. ठीक है, ये है हमारा 1s. ठीक है, यस मैम. 2s क्या है? ये न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड 2 शेल, एक शेल ये, ठीक है, और एक शेल ये हो गया 2s, ये हो गया 2s, ठीक है। 3s क्या है, इसी के अराउंड मैम एक शेल और, ये हो गया 3s, है ना। ये मैंने बनाया 1s, ये बनाया 2s और ये बनाया 3s, है ना। कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहां तक किसी को भी, यहां तक भी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ नहीं किया, 1s 2s 3s बनाया, कुछ भी नहीं किया मैम ने, 1s 2s 3s बना दिया, ठीक है। 1s 2s और 3s बना दिया मैम ने, ठीक है। इससे क्या लेना देना है मैम, तुम पढ़ के आ रहे हो नोड। नोड एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नोड एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मैम नहीं होगा, नोड एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 1s में कितने नोड है, एक मिनट, किसी को ये बात याद है, तुम्हारी जिससे वाइब मैच होती है तुम वहीं पे होते हो, किसे किसे ये बात याद है, हमारे कितने बच्चों को ये बात याद है, बताओ, हमारे कितने बच्चों को ये बात याद है, याद है, तुमसे जिसकी वाइब मैच होती है तुम वहां हो, याद है ना। तुम्हारी मेरी जैसे वाइब मैच हो रही है तो तुम यहाँ बैठे होगे क्लास में, है ना, होता है ना, स्कूल में जाते ही ऐसे क्लास में, अरे भाई अपना वहां जाके बैठ जाते हैं, ऐसा होता है ना। हमारी जिससे वाइब मैच होती है हम वही होते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन में क्या होता था मैम, याद है, जिससे एनर्जी मैच होती थी, जिससे एनर्जी मैच होती थी वही इलेक्ट्रॉन होता था। तो अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट शेल में, फिर दूसरी शेल में, और उसके बीच की जो जगह है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता था मैम। याद है हमारे बच्चों को, नहीं याद है, मतलब याद है ना, वेरी गुड, याद है, तुमने लिख दिया तो सबको याद होगी यार ये बात। इलेक्ट्रॉन अगर पहले फर्स्ट शेल में ना तो फिर दूसरी शेल में होगा, बीच में कहीं नहीं लटका हुआ होगा। हाँ मैम ये तो मैं याद है, क्योंकि हर शेल की अपनी एनर्जी होती है और उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी वाली शेल में बैठा होता है जहां उसकी एनर्जी मैच हो रही होती है। याद आ गया, ए यार तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत दिमागदार वाले बच्चे हो, ठीक है। तो बस यही हमें याद रखना था। अब इस बात से हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन यहां बैठा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, कहीं भी शेल में बैठा होगा मैम इलेक्ट्रॉन, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। लेकिन इंतु किंतु पिंत परंतु सामने वो आती है, बस बेटा बस, बहुत ही ज्यादा तुम लोग दिमाग मत खराब करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है मैम। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां कहीं नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, यहां कहीं नहीं होगा, यहां कहीं नहीं होगा। इसको ऐसे ड्रॉ कर, इसको दूसरा कलर देते हैं, ठीक है। हम पढ़ाई देख रहे हो तुम कैसे हो रही है तुम्हारी, हाँ देख रहे हो तुम कैसे पढ़ाई हो रही है, एकदम क्या मस्त डायग्राम बना है। मतलब मैम हम एक बात के लिए श्योर है, गारंटीड है, इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं हो सकता, है ना, यहां कभी नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे तो कोई बीच में शेल ही नहीं आई, सीधा इलेक्ट्रॉन पहली ही शेल में आ गया, तो कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है जब आप 1s की बात कर रहे हो ना बेटा, यहाँ पे 0 नोड्स है, 0 नोड्स बोल लो, नोडल प्लेन बोल लो, अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ना, नोडल सरफेस बोल लो, नोडल नोड्स बोल लो, 0 नोडल सरफेस, है ना, या 0 नोड्स, कुछ भी बोल लो जो भी बोलना, ठीक है। 0 नोड 0 है भाई, 0 नोडल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं हो सकता मैम, मतलब 0 है, पहली शेल में तो जाएगा सीधा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल में हो सकता है, इस वाली शेल में हो सकता है, पर जहां नहीं हो सकता वो ये एक जगह है, एक नोड मैम, एक नोड 1, एक नोडल सरफेस या एक नोड, एक ऐसी जगह है जहां मैम इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। वो कौन सी जगह है मैम, 2 शेल के बीच की जगह, वहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे 2 ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता, है ना, कौन सी जगह है मैम, 2, एक ये वाली जगह, एक ये वाली जगह, मतलब 2 नोडल प्लेन, या सॉरी 2 नोडल सरफेस। देखो ये नोडल प्लेन और नोडल सरफेस में कंफ्यूज मत होना, है ना, इसका मतलब भी समझ लो। जब एस सबशेल की बात करते हो तो उसको नाम देते हैं हम नोडल सरफेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उस जगह को हम नोडल सरफेस बोलते हैं, और पी के लिए हम नोडल प्लेन बोलते हैं, है ना।
क्योंकि एस स्फेरिकल है तो सरफेस की पूरी बात करता है, और पी हमारा जो है वो एक प्लेन की तरह होता है, तो इस वजह से, ठीक है, एक्स वाई जेड उसमें वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसका एक फॉर्मूला बताती हूँ, यहीं से इसका एक फॉर्मूला बताती हूँ तुम्हें। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस के लिए, या बोल लो रेडियल नोड का फॉर्मूला, रेडियल या स्फेरिकल, अब मैं लिख नहीं रही हूँ दोबारा तुमको, चलो लिख देती हूँ। रेडियल या स्फेरिकल नोड जो होता है ना मैमड़ा, उसका फॉर्मूला पता है क्या है? n माइनस एल माइनस वन। नोट करिए, n माइनस एल माइनस वन। आप ध्यान से देखो, क्या ये फॉर्मूला हमने सही लगाया है? बिना फॉर्मूले के हमने तो निकाल लिया मैम, हाँ हमने निकाल लिया, आसान था। क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल के लिए, दिस इज फॉर एस ऑर्बिटल। ये सिर्फ एस की बात कर रहे हैं, ये बात हम सिर्फ एस के लिए कर रहे हैं, जो कि स्फेरिकल होती है, जो कि स्फेरिकल होती है। और अगर स्फेरिकल है तो इसी को बेटा बोलते हो नॉन डायरेक्शनल। स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है यार। तुम सोचो कोई चीज स्फेरिकल, उसकी डायरेक्शन हो सकती है, वो चारों तरफ सेम ही तो ऐसे 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 घूम रही है, एक्स वाई जेड कहीं भी बना दो क्या फर्क पड़ेगा। मान लो ये एक स्फीयर है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये ऐसे, ये क्या फर्क पड़ेगा मैम? इधर भी एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, वाई जेड गलती से बोल दिया ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, हर जगह एक ही जैसा तो है, एक स्फीयर की तरह है, राउंड सा है ना। तो इट इज नॉन डायरेक्शनल, स्फेरिकल वाला नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। फिलहाल n माइनस एल माइनस वन से निकल गया आंसर। कैसे मैम, कैसे? नहीं समझ में आया? देखो आएगा, कैसे नहीं आएगा बेटा, सब आएगा तुमको, तुमको सब आएगा, और तुमको क्या पता सब आता भी है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल इसके लिए निकालो, n माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी है मैम? वन, जो आगे लगी है वन, माइनस s के लिए l की वैल्यू, l की वैल्यू s के लिए मैम जीरो होती है, तो l की वैल्यू जीरो हो गई, माइनस वन, आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। क्या जीरो ही आंसर आया है? हाँ मैम। n माइनस एल माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है? 2s के लिए 2, l की वैल्यू s के लिए जीरो, माइनस वन, 2 माइनस वन इज 1, आंसर कितना आया? 1। n माइनस एल माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है? 3, l की वैल्यू कितनी है? जीरो, माइनस वन, 3 माइनस वन इज 2, 2 आंसर आ रहा है, यस मैम। तो फॉर्मूला भी जान लिया, पर हमें ऐसे भी पता है इसका रीजन क्या है। भाई यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक भी नोडल प्लेन नहीं, मैं पूरा रिपीट करने जा रही हूँ, ठीक है। आई होप बहुत सारे बच्चों को आया होगा, बट मैं पूरा रिपीट करने जा रही हूँ आपको, ठीक है, पूरा मैं रिपीट करने जा रही हूँ, ध्यान सुनना। हमने बोला एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं है मैम, स्फेरिकल है ना मैम, कैसे डायरेक्शन होगी? ठीक है, समझ गई बात। अब जैसे 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, ठीक है। कौन से नोड निकलते हैं इसके लिए मैम? रेडियल, या फिर इसको आप स्फेरिकल नोड भी बोलते हो। नोड क्या है मैम? यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नोड का मतलब यही तो है, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, सबसे कम है, ठीक है। तो मैम मुझे एक बात याद है, आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक शेल में जा रहा है, फिर शेल के अंदर सब शेल, फिर ऑर्बिटल, ऐसे है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन शेल में ही है, उसके आसपास कहीं थोड़ी होगा मैम, क्योंकि शेल की कुछ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी, दोनों आपस में जुड़ गए, तभी तो वो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन में, तभी तो याद है ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज और गेन नहीं कर रहा था घूमते टाइम, रोटेट करते टाइम, एक्सेलरेशन के टाइम पे, है ना। तो वही सब है यहाँ पे। तो वो बोल रहा है 1s को देखो, 1s में एक ही शेल है तो वहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, 2s में दो शेल है तो या तो इस शेल में होगा या तो उस शेल में, पर बीच में कहीं कभी नहीं हो सकता, बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। 3s में 3 शेल है तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में, तीसरी शेल में, पर इनके बीच में जो दो जगह आ रही है ना, वहां कभी नहीं हो सकता। तो इसे ही आप बोल रहे हो नोडल सरफेस, इसे आप बोल रहे हो बेटा नोडल सरफेस, इसे ही आप बोल रहे हो नोडल सरफेस, ठीक है। चलो इसको भी बता देती हूं मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको कलर कर देते हैं, चलो कलर कर देते हैं इनको, और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इनका नाम लिख दो जल्दी से। इसमें क्या है, ये देखो, ये जो जगह है, ये जो छोटी सी जगह बीच ब्लू वाली है, ये एक नोडल सरफेस है, एक नोडल सरफेस है, ठीक है। इसमें ये वाली जगह और ये वाली जगह दो नोडल सरफेस है, दो नोडल सरफेस है, और हमने इसे फॉर्मूला से भी निकालना सीख लिया, ठीक है ना। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको रीड करते हैं भाई, क्या लिखा रहता है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इज मैक्सिमम। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली पाया जा सकता है ना। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली किसमें पाया जाएगा? 1s में, न्यूक्लियस से सबसे पास है ना। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है छोटा सा, हम इतना बड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे हमारा कहीं शेल होगी, तो इसके बीच में डिस्टेंस जो यही कहीं इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इसी शेल में। भाई शेल की भी कोई, शेल कोई सर्कल थोड़ी होता है असलियत में, अगर हम एटम को देखेंगे तो शेल कोई सर्कल थोड़ी है
है ना। ये तो ऐसे होगा कि ये कहीं न्यूक्लियस होगा और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जगह होगी, हर जगह ऐसे ऐसे करके, है ना, कोई जगह होगी, तो न्यूक्लियस के पास यहीं कहीं इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, तो 1s में हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फिर 2s में थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है, फिर 3s में, ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये डिक्रीज करेगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी शेल और न्यूक्लियस के बीच की। इंटरमीडिएट रीजन स्फेरिकल शेल वेयर द प्रोबेबिलिटी इज जीरो, उसे आप बोलते हो नोड। मैम ने बता दिया, हाँ मैम। नोडल सरफेस रेडियल नोड के लिए होता है, नोडल प्लेन एंगुलर नोड के लिए होता है, मैम ने बता दिया, हाँ मैम। नोडल सरफेस रेडियल के लिए, नोडल प्लेन एंगुलर के लिए, बता दिया मैम ने, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स स्फेरिकल में n माइनस l माइनस 1 से निकलते हैं, मैम ने बता दिया। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है और -1, तो n माइनस l माइनस 1। इन जनरल देयर एनी ns ऑर्बिटल हैज दिस नोड, स्फेरिकल नोड ओनली, बता दिया मैम ने, स्फेरिकल नोड होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शन होता है, मैम ने बता दिया। सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो अगर आपने मेरे साथ साथ वो सारे पॉइंट्स लिखे होंगे तो आपने ऑलरेडी इस पेज की सारी चीजें लिख ली हैं। क्लियर 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 भाई, क्लियर आना चाहिए मेरे पास, फटाफट से क्लियर आना चाहिए मेरे पास। क्या हमारे बच्चों को नोडल सरफेस समझ में आया, रेडियल नोड समझ में आया हमारे बच्चों को? हमारे बच्चों को रेडियल नोड क्लियर हुआ अच्छे से, मतलब दिमाग में आया ना? क्लियर नहीं, क्लियर 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 हुआ, क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ, अच्छे से हुआ, समझ में आया, नोट कर लिया सारी चीजें? कर रहे हैं तो नोट कर लो, हाँ कर लो कर लो। क्लियर 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 आ गया, वेरी गुड। बेटा पहले मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है, देखो इस स्लाइड में जो लिखा है सब बना लो, ये बनाना है आपको, है ना। फिर इस स्लाइड में भी समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, अब तुम्हें सिर्फ रीड ही तो करना है, उठा के नोट कर लो जो नोट करना है, जो भी पॉइंट। वेरी गुड, क्या बात है यार, ये रिपीट वाले बच्चों में से आज किसी ने भी रिपीट नहीं लिखा, ये कैसे हो गया? हमारे रिपीट वाले बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ऐसे, मतलब क्या हो गया ये? आज सूरज कहाँ से निकला था देखना पड़ेगा मुझे, आज पता करना पड़ेगा भाई, आज कौन सा दिन है, एक भी रिपीट नहीं आया आज मेरे पास। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो तुम्हें अच्छे से आ गया, या तो तुम सोच रहे अरे अब तो कुछ भी नहीं आ रहा, पढ़ ही लेते हैं सीधा गिव अप ही कर दिया मैंने तो। क्या बात है, वेरी गुड यार, एक भी रिपीट नहीं आया आज मेरे पास, वेरी गुड। क्वेश्चन में पता चलेगा तुम्हें समझ में आया या नहीं। चलो, तो मेरे ख्याल से रेडियल नोट क्लियर हो गया होगा और मेरे बच्चों ने लिख भी लिया होगा, लिख लिया हमारे बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ये बुक में बना रहता है, सबको पता चल गया अभी, है ना। ये एक जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो ये एक जगह है ना, हमने ड्रॉ कर लिया था, ये एक जगह है, और 1s में कोई ऐसी जगह नहीं, तो इसमें दो नोड है, सॉरी दो वाले में एक नोड है, तीन वाले में दो नोड है, क्योंकि निकाल रहे हैं हम n माइनस l माइनस 1 से, ठीक है। तो भाई ये सारे हमारी बात हो गई s की। अब आप आते हो p में, ठीक है। अब हम आते हैं p में, जस्ट अ सेकेंड, ओ सॉरी बंदी कर दिया गलती से, चलो कोई बात नहीं। चलो अब हम आते हैं p में, ठीक है। p सबशेल की जब हम बात करते हैं, p में ऑर्बिटल्स कितनी होती है? 3 ऑर्बिटल होती है मैम, px py pz, हम सब समझते हैं, फिर रीड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई p में आते हैं, p ऑर्बिटल, हम आ चुके हैं p ऑर्बिटल, है ना। p ऑर्बिटल मैम डंबल शेप की होती है, डंबल 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 शेप, ठीक है। अच्छा 3 टाइप की होती है ऑर्बिटल इसमें ना, p ऐसे दिखता है, ऐसे 3 ऑर्बिटल, है ना। इसको हम बोलते हैं px, इसको हम बोलते हैं py, इसको हम बोलते हैं pz, है ना। px py pz, px py pz, है ना। ड्रॉ कर लेते हैं, चलो कैसे ड्रॉ होगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है। इसको ही रुको, ठीक है, एक ऐसे एक्सिस और एक एक्सिस यहां पे, और इसी को हम करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। ठीक है, अब हमने बोला px, हमने बोला px, अच्छा ये x एक्सिस है, लिख लो यहाँ पे, ये है x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। z एक्सिस भी चाहो तो बना दो, अगर चाहो तो z एक्सिस भी बना देते हैं ना, चाहो क्या मतलब z एक्सिस भी होगा,
वैसे इसमें इजी होता है इतना z को दोबारा बनाना नहीं था, बट चलो ठीक है हमने बना दिया, कोई बात नहीं। चलो अब px का मतलब क्या है, p डंबल होता है ऐसे, px, py y में आ गया, pz py y में आ गया, pz z में आ गया, है ना। तो हमने बनाया px py pz, px py pz। अब नोडल सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नोडल सरफेस की जगह नोडल प्लेन आएगा ना, यहाँ पे आएगा नोडल प्लेन, मतलब एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो, ठीक है। कहाँ होगा मैम ये नोडल प्लेन, देखो यहाँ कहीं होगा, अंदर कोई जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, है ना, कोई जगह होगी यहाँ पे कोई जगह होगी ऐसी, है ना, कोई तो जगह होगी मैम अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, इसके अंदर कोई जगह होगी मैम, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी वहां सबसे कम होगी, ठीक है। तो उसे आप बोलते हो नोडल सरफेस या नोडल प्लेन, अगर यहाँ पे बात कर रहे हो, है ना। अच्छा, ये जो नोड्स है इसको बोलते हो आप, यहाँ पे कौन सा नोड है, यहाँ पे है मैम एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, वो रेडियल था, ये एंगुलर है, ये डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है बेटा। कैसे पता मैम आपको, अरे देखो ना एक्स वाई जेड बनाया तुमने, हमने इसमें एक्स वाई जेड बनाया, डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो एंगुलर नोड निकलता है। अच्छा, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इक्वल्स टू l, है ना। एंगुलर नोड, या ऐसे लिख लो, एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू l, जो भी l की वैल्यू है वही उसके नोड है। यहाँ पे कितने नोड होंगे, जैसे मैंने बोला 2p, तो p का मतलब l की वैल्यू 1, तो इसमें एक नोड है, सब में एक नोड है, सब में देखो एक नोड है, ठीक। तो एंगुलर नोड l से निकलता है, केवल और केवल एक टर्म से निकलता है, वो है l। तो सब पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग p ऑर्बिट, p इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन 2 लोब्स, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स, 2 लोब्स देखो बने होते हैं, इसे आप लोब बोलते हो, ये लोब है, एक लोब, 2 लोब, है ना, सब में 2 लोब बने, देखो 1 लोब 2 लोब, इसको ऐसे बनाते हैं कई लोग, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 लोब बने होते हैं, ठीक है। यस मैम, कहाँ गया, हाँ, न्यूक्लियस। दिस गिव्स राइज टू अ डंबल शेप, सबको पता है डंबल शेप होता है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0, उसे हम बोलते हैं मैम नोडल प्लेन, सबको पता है, इसी को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। एक ऐसा प्लेन, जैसे वहां सरफेस बोल रहे थे वैसे यहाँ पे सेम ही है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेन, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है मैम। यहाँ पे हो सकता है ये जो आप ये बना रहे हो, ये जो आप लोब बना रहे हो, यहाँ कहीं बैठा है इलेक्ट्रॉन, पर जो इसके अंदर की जगह है वहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, यानी कि नोडल प्लेन। नोड कितने नोड है ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है, देखो यही चीज आप लिखिए, बीच में न्यूक्लियस है, पी सबशेल अपनी, है ना। इसमें क्या होता है मैम, डंबल होता है, और हम इसको बोलते हैं 2 लोब्स बने हुए हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल हैव 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन, x y z, मैम ने बता दिया, देखो x, फिर एक y में और फिर z में, तो x y z 3 इसमें जगह होती है, 3 डायरेक्शन होती है। These are designated as px py pz, सेम बात मैम ने बता दी कि ये px py pz में हो, सॉरी मैंने py लिख दिया क्या दोबारा, अब तक तुमने चैट्स तो नहीं भर दी, pz होगा मैम, pz होगा, लिख देना भाई, pz लिख लेना इसको, ठीक है, pz लिख देना इसको, ठीक है, pz। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनलाइक एस ऑर्बिटल p हैव डायरेक्शन, मैम ने कुछ बताया था ऐसा, हाँ मैम आपने बताया था ये डायरेक्शनल होती है, p वाली डायरेक्शनल होती है, ठीक है। The 3p orbitals belonging a particular energy shell have equal energies। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात है ये, याद रखना बेटा, ये जो px की एनर्जी है उतनी ही एनर्जी py की है, उतनी ही एनर्जी pz की है, ये हमें याद रखना है। मतलब अगर आप बोल रहे हो इसकी इसकी इसकी, तो सेम एनर्जी है सबकी, सेम एनर्जी है, पूरे p की सेम एनर्जी है, ठीक है, सेम एनर्जी। और जब किसी की सेम एनर्जी होती है तो उसे आप बोलते हो डीजेनरेटेड, डीजेनरेट, है ना, जैसे ये डीजेनरेटेड शेल है, जी डीजेनरेटेड सबशेल है, मतलब एक ऐसी सबशेल जिसमें सारे जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी सेम होती है, उसे आप बोलते हो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड पी ऑर्बिटल, ठीक है। डीजेनरेटेड पी ऑर्बिटल लिख लो पूरी की पूरी, डीजेनरेटेड पी ऑर्बिटल्स हैं, है ना। सारी इस सबशेल के अंदर जितनी भी ऑर्बिटल है उन सबकी एनर्जी बराबर है, ऐसा नहीं कि एक की एनर्जी ज्यादा एक की एनर्जी कम, नहीं, इस सबशेल पी सबशेल के अंदर जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं उन सभी की एनर्जी बराबर है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड पी ऑर्बिटल। और ऐसा ही सेम डी में भी होगा, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल भी होती है, ठीक है।
तो द 3 ऑर्बिटल्स जो आपकी एक एनर्जी एक शेल की बात हो रही है उसमें डीजेनरेटेड उसको बोलते हैं, ठीक है, डीजेनरेट या डीजेनरेटेड, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल आएगी हमारे पास, डी ऑर्बिटल कैसी होगी देखना, अब आ गई हमारे पास डी ऑर्बिटल। डी कैसी होती है मैम, डबल डंबल, डबल डंबल है ना। हमारी जो डी ऑर्बिटल होती है वो मैम डबल डंबल होती है, ठीक है। डबल डंबल कैसे होगा देखो, छुट्टी अभी हो जाएगी, छुट्टी छुट्टी मत लिखना चैट बॉक्स में कोई भी, ठीक है, छुट्टी नहीं होगी अभी, 5-10 मिनट का बचा है, टॉपिक खत्म करो, फालतू में ये चैप्टर खींचेगा वरना, है ना। देखो ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गई दूसरी एक्सेस। चलो भाई इसी को कर देते हैं डुप्लीकेट फटाफट। ठीक है, अब देखना सबसे पहले डी ऑर्बिटल ऐसे दिखती है मैम, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, इसको बोलते हैं डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, ये इनका नाम होता है ना, एक एक का ये नाम होता है, ठीक है। डी एक्स वाई, अच्छा लिख लेना, ये एक्स एक्सिस है हर जगह, ये वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। या इसको बल्कि ऐसे लिखो, एक्स वाई और वाई जेड, जेड एक्स, है ना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो डी एक्स वाई, या आप इसको बेटा ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डबल डंबल, हर बार डबल डंबल। अब इसको देखो कैसे बनेगा, और इसको देखो कैसे बनेगा, ये इसका शेप होता है, इसे आप बोलते हो डी एक्स वाई बनाया आपने, ये बनाया आपने डी वाई जेड, ये बनाया आपने डी जेड एक्स, ये बनाया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बनाया डी जेड स्क्वायर, ये इनका नाम होता है डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो इसमें क्या लेना देना, लेना देना ये देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों में जो लोब्स बने हैं वो बिटवीन द एक्सिस बने हैं, दो एक्सिस के बीच में, देखो दो एक्सिस के बीच में लोब्स बने, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सबके बीच में लोब्स बने हैं। वही जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसमें लोब्स जो बने हैं वो एक्सिस में बने हैं, इन द एक्सिस बने हैं, और जो जेड स्क्वायर है वो तो भाई एकदम कहानी अलग है, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन से नोड्स होंगे, कौन सा नोडल प्लेन होगा अगर बोलो तो मैम यहाँ पे होते हैं, डी में होता है हमारे पास डबल डंबल शेप होता है, और यहाँ पे कौन से होते हैं, एंगुलर ही होते हैं, एंगुलर नोड, है ना, एंगुलर नोड, है ना, नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर नोड की अगर हम बात करें मैम, एंगुलर ही नोड है अगर यहाँ पे भी, तो इसकी वैल्यू जो है वो एल के बराबर हो जाएगी, इक्वल्स टू एल के ही बराबर होगी, ठीक है। यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, देखो, है ना, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं। अच्छा आपको एक खास बात पता है, इसमें ना दो दो नोडल प्लेन होते हैं, दो दो नोडल प्लेन, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, दो दो नोडल प्लेन होते हैं। वहीं जब आप इसकी बात करते हो इसमें जीरो नोडल प्लेन होते हैं, जीरो नोडल प्लेन, लिखो एक्सेप्शन है, जीरो नोडल प्लेन। आप ध्यान से देखो ना, कोई नोडल प्लेन है ही नहीं, पीनट शेप है, पीनट मूंगफली का शेप है, ऊपर से डोनट रखा हुआ है, पीनट के ऊपर डोनट, अरे यार थोड़ा सा लालच आ गई वैसे तो, पीनट के ऊपर डोनट टाइप का, है ना। मैम 1s 2s ही क्यों लिखा है, 1p या d या f क्यों, f तो देखो है ही नहीं, और वहां 1s 2s 3s इसलिए लिखा था क्योंकि वो ऐसा ऑर्बिटल की बात हो रही थी। कोई सेंस हुआ इस बात को पूछने का, हाँ कोई सेंस हुआ इस बात को पूछने का। p की जब बात हो रही है तो p तो 1 होता ही नहीं है ना कभी भी, p 1 कब से होने लगा, 1s फिर 2s फिर 2p, सेकेंड शेल में ही तो p आता है, और सेकंड शेल में d नहीं आता, f नहीं आता, और जब s होता है तो वहां पे s तो 1 2 3 हो सकता है, पर p तो सिर्फ 2 से स्टार्ट होता है, d तो 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इस वजह से नहीं लिखा, तो यहाँ पे जीरो। अब इसको रीड करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा, डबल डंबल शेप, सभी का डबल डंबल है एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, देखो जेड स्क्वायर में डबल डंबल नहीं बन रहा, ठीक है मैम। डी जेड स्क्वायर एक डोनट शेप का होता है, पीनट शेल शेप होता है, पीनट और उसके ऊपर शेल बनी हुई है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीन तरीके का होता है बेटा, ये नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल का मतलब नॉन डायरेक्शनल,
ठीक है, दे आर नॉन एक्सियल, ये तीनों के तीनों नॉन एक्सियल हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल, विच मीन्स दे आर नॉन डायरेक्शनल, दे आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। ऑल द डी ऑर्बिटल हैव टू नोडल प्लेन, जो मैंने आपको बताया, विद एक्सेप्शन डी जेड स्क्वायर विच हैव नो नोडल प्लेन, डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन्स नहीं होते, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नोट करो इसमें जो लिखना है, जो भी नोट करना है कर लो, बाकी सब कुछ मैंने आपको लिख के दे दिया, बाकी सब कुछ मैंने आपको लिख के दे दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई अभी। नॉन एक्सियल एग्जैक्ट कहां पे लिख दिया था मैंने, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल मतलब जैसे या लिख लो लोब्स जो है उनके बेटा बिटवीन द एक्सिस है, जो लोब्स है वो बिटवीन द एक्सिस है। बताओ क्लियर हुआ? सब तुम्हें आएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सब कुछ एग्जांपल से भी बताऊंगी मैं। देखो एक क्विक रिकैप, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल की होती है, पी और डी जो है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, प्लेनर एंगुलर कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ नोड्स जो आप निकालते हो n माइनस l माइनस 1 से निकालते हो, और एंगुलर नोड l से निकालते हो आप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे निकालोगे? टोटल नोड्स अगर आपसे कोई बोल दे टोटल, तो मतलब एंगुलर प्लस स्फेरिकल या रेडियल जो भी बोल लो, तो मतलब मैम रेडियल प्लस स्फेरिकल, या सॉरी रेडियल प्लस एंगुलर। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस l माइनस 1 प्लस एंगुलर क्या होता है? l, है ना, तो l l कैंसिल आउट, n माइनस 1, इससे आप निकालते हो जब भी कभी आपको टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला आ जाए, टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, तो n माइनस 1 से निकलता है। ऑल डी ऑर्बिटल हैव टू नोडल प्लेन एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जिसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, ये भी बता दिया। अब अगर अच्छे से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको भी और क्लियर करेंगे। दो टाइप के नोड होते हैं, एक रेडियल जिन्हें हम स्फेरिकल भी बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे पास एंगुलर। एंगुलर नोडल को हम क्या बोलेंगे? ये एस ऑर्बिटल के लिए है, ये पी एंड डी ऑर्बिटल के लिए है, ठीक है, पी एंड डी ऑर्बिटल के लिए है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस l माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है l केवल, इसका फॉर्मूला होता है l केवल, ठीक है। अच्छा ये नॉन डायरेक्शनल होता है और ये डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल, ठीक है। चलो ये तो आप समझ गए होगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, तो क्या बताना है हमें? अच्छा ये तो ऑर्बिटल बतानी है, कौन सी है, कौन सी है? देखो n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई। 1 किसके लिए होता है? 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए, तो मतलब कि ये p है, तो ये क्या है? 2p, 2p। ये क्या, देखो 4 और 0 यानी कि 4s, तो आपको बताना है कौन सी ऑर्बिटल है ना। ये क्या है? 5 और 3, 5 और 3, एस पी डी, 0 1 2 3 एफ, 5f। ये क्या है? n की वैल्यू 3 है, 3, और l की वैल्यू 2 है, 0 1 2 एस पी डी यानी कि d, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर्स, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो आसान क्वेश्चन था। अब आप क्वेश्चन का आंसर देना। डिटरमाइन नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल, बताओ 3s में कितने स्फेरिकल नोड होंगे? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बस बस हो गई छुट्टी, 2 मिनट बचा है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बता दो। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड, बट इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वेरी गुड, एक आंसर, 2 आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। चलो कैसे निकलेगा मैम? क्या निकालना है? स्फेरिकल नोड होता है n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है? देखो इसके लिए n की वैल्यू हो गई 3, और इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो गई? s है मतलब 0, तो 3 माइनस 0 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा? 2।
2 आ जाएगा आंसर। बहुत सारे बच्चों को करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, हाउ मेनी एंगुलर नोड आर प्रेजेंट इन 4p? चलो बताओ जल्दी से, एंगुलर नोड कितना होगा 4p में? एंगुलर नोड का फॉर्मूला मैम l होता है केवल। p की बात कर रहे हो तो मैम p के लिए l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? sp 0 1 1 होती है मैम, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 1 आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना, आंसर आ गया 1। एक नोड होगा इसमें कंफर्म है ना, एक नोडल प्लेन होगा। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको बतानी है 5D में। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल कैसे आता है? n-1 से टोटल नोड्स है ना। तो n कितना आया? 5 -1 कितना आ जाएगा? 4। इसे अगर आपको याद ना है फॉर्मूला तो आप कैलकुलेट करना। पहले आप निकालना रेडियल नोड, फिर निकालना एंगुलर नोड। देखो रेडियल कितना आएगा? n माइनस l माइनस 1। n कितना है? 5 माइनस l कितना है? d के लिए हो जाएगा 2 माइनस 1। 5 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 2। 5 माइनस 3 है ना, 0 1 2 SPD। सही है? यस मैम, 0 1 2 2 ही तो रखा है। ठीक है, चलो एंगुलर क्या होगा? l के बराबर हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी है? 0 1 2 SPD, यानी कि l की वैल्यू कितनी है? एक सेकंड, कुछ गलत लिख दिया क्या? 0 1 2 SPD है ना, सही तो है 2। ठीक है, और आपने बोला रेडियल प्लस एंगुलर, दोनों को निकालना है, मतलब रेडियल प्लस एंगुलर मतलब 2 + 2 4। हमारा आंसर भी 4 आ रहा है। तो और कर दे रही हूं मैं, या तो ये वाला तरीका अपनाओ या तो ये वाला तरीका अपनाओ। ठीक है, और करके लिख दिया 4 4 4 4। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बतानी है आपको जब n की वैल्यू 3 है बेटा। अगर शेल पता है तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला बताओ मुझे चैट बॉक्स में, इन द चैट बॉक्स। अगर मुझे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें शेल बता रहा हूं, शेल नंबर बता रहा हूं, प्रिंसिपल मतलब शेल नंबर, ठीक है, तो उसने बोला आप मुझे बताइए, अगर मैंने तुम्हें शेल नंबर बता दिया तो तुम बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालेंगे कैसे। तो इसका एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, किसी को याद है? 2 4, ठीक है, फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला बताओ, मुझे फॉर्मूला बताओ उसका। गलत 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 गलत, फॉर्मूला, आई एम आस्किंग फॉर फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा उसका? ठीक है, कई लोग आंसर भी सही, एक दो बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत सारे को गलत भी है, बट फॉर्मूला क्या होगा? n स्क्वायर। वेरी गुड, आरुषि ने हमें सबसे पहले आंसर दिया n स्क्वायर। n स्क्वायर होगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, ये होता है n स्क्वायर, यानी कि शेल का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 9। ठीक है, आंसर आएगा 9 एग्जैक्टली, n स्क्वायर। चलो भाई, ये था हमारा आज का सेशन। अब यार देखो, एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट कह लो, ऑर्डर कह लो, जो भी कह लो, याद रखना, मेक श्योर बेटा पूरा रिवाइज करके आना, रिवीजन करके आना, क्योंकि कल है इसका डाउट सेशन, कल इसका डाउट सेशन, कल। ठीक है, तो डाउट सेशन में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पूरा चैप्टर भी अच्छे से रिकैप करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको चैप्टर पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको ही डाउट सेशन में मजा नहीं आएगी, आप ही सोचोगे क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, आपको खुद ही याद नहीं रहेंगी चीजें। कोशिश करना रिविजन करके आना, अच्छे से रिविजन करके आना। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा फाइनली चैप्टर खत्म, एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, 13 क्लासेस लिए इस चैप्टर ने, 13 क्लासेस बहुत होती है ना। सो यस, 13 क्लासेस का लेक्चर्स, 13 लेक्चर्स का ये चैप्टर हुआ हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम कल इसको पूरा रिकैप करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, फिर आपको सीपीपी भी मिलेगी, सीपीपी में बढ़िया क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एक बार सॉल्व जरूर करना। ठीक है, बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, ये हमारा आज का सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड रिवीजन कर लेना। और यही होता है नोट्स जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। खत्म, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में कल, विच इज आवर डाउट सेशन। सी यू ऑल देयर टुमारो। Thank you so much everyone, thank you so much for joining, bye bye, take care, keep studying, keep learning। मिलते हैं हम अगली क्लास में, bye everyone, take care।